नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं आज की क्लास में क्योंकि आप जानते ही हैं लास्ट कुछ दिनों से हम कवर कर रहे हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। तो आज इसी टॉपिक पे और ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी पिछली बार जो क्वेश्चंस किए वो काफ़ी नहीं है, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हो जाए, इसीलिए फटाफट से लाइक एंड शेयर करके फटाफट सबको बताइए और तब तक हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की और आगे की ओर। ठीक है, तो रेडी है गाइस मेरे साथ हिस्ट्री क्लास करने के लिए राइज स्मार्ट के इस प्लेटफॉर्म पर? हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? वेयर वॉज मंगल पांडे हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857? ठीक है, ऑप्शंस है मेरठ, बैरकपुर, आगरा, दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो क्या है? बैरकपुर। देखा जाए तो मंगल पांडे जो थे, दरअसल इनके लिए कहा जाता है कि जहां तक अगर इस विद्रोह की बात करते हैं तो इस विद्रोह में सबसे पहले जो आवाज उठाने के लिए, ठीक है, तत्कालीन कारण क्या होता है, यानी इस विद्रोह के बहुत सारे कारण थे जो कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, लेकिन अगर अभी बात करते तो हाल फिलहाल इसका तत्कालीन कारण इमरजेंस कॉज माना जाता है सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जिसके प्रयोग से मना करते हैं। और वो कौन थे? मंगल पांडे, जिन्होंने विरोध किया। विरोध के दौरान यहाँ लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या भी कर दी और इस वजह से, क्योंकि एक इन्होंने जो है अधिकारी की हत्या की तो सभी जानते हैं, इसलिए शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी मिल चुकी थी। ठीक है, दे दी गई थी बैरकपुर में। वैसे ये कहाँ के सिपाही थे? मंगल पांडे की अगर बात करते हैं 34th इन्फेंट्री, ठीक है, BNI। BNI का मतलब क्या होता है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इवन आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में भी ये BNI करके ही आपको मिलेगा। और कहाँ के सिपाही? बैरकपुर छावनी के। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? Which British ruler finally defeated the Marathas? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। तो उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो इन्होंने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था। जब हम देखते हैं कि जहां पर मराठों का ऑलरेडी यहाँ पर मतलब इससे पहले भी देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ युद्ध किया था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि फाइनल डिफीटेड, इसका मतलब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात हो रही है, यानी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें ना दोस्तों, तो जानते हैं उसमें मराठों को अंग्रेज़ों को सिर्फ एक ही बहाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा पिंडारियों का। एक वीर मूवी आई थी ना सलमान खान की, उस वीर मूवी में पिंडारियों का नाम लिया गया है। तो दरअसल एक समुदाय, एक संप्रदाय हम देखते हैं जहां पर मराठों की जनता, ये पिंडारी, जब इस पर आक्रमण होता है अंग्रेजों का तो मराठे शांत नहीं बैठे, इसीलिए इसका सामना करते हुए जहां पूर्ण रूप से पराजित होते हैं। और इससे पहले जो युद्ध मराठों ने अंग्रेजों से किए थे, कई क्षेत्र पहले ही अंग्रेजों के कब्जे में जा चुके थे, लेकिन इस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, यानी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, फाइनली हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन whose period was the telegraph system started in India? भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में हुआ? कर्जन, रिपन, लिटन, डलहौजी। बहुत ही स्पष्ट उत्तर है इसका, डलहौजी। डलहौजी के काल में हम देखते हैं कि ये जो टेलीग्राफ लाइन, क्योंकि अगर आपने क्लासेस की है भाई, देखिए मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ ऐसे नए स्टूडेंट हैं जो क्लास पहली बार कर रहे होंगे, तो भाई पीछे जाइए, क्लासेस देखिए, प्लेलिस्ट में राइज स्मार्ट की प्लेलिस्ट में मेरी हिस्ट्री बाय सोनम मैम, उसमें आप जब देखेंगे तो जो हम लोगों का टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहा है, उस टॉपिक वाइज क्लासेस में आपको पूरी तरह से ये जो अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसी पर क्वेश्चन हो रहा है। तो टॉपिक नहीं कवर किया उसको कर लीजिए, नोट्स बनाइए, तभी आप समझ पाएंगे। तो डलहौजी के काल में हम देखते बहुत सारी चीज़ें आई थी, न केवल हम लोग जो हैं और टेलीग्राफ लाइन, बल्कि जो है सबसे पहले रेलवे लाइन। ठीक है, भारत में जो रेलवे लाइन आई थी वो भी इनके काल में आती है।
टेलीग्राफ लाइन आई थी, जिसे हिंदी में बेटा तार व्यवस्था या आप इसको टेलीग्राफ लाइन भी बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी लोक निर्माण विभाग, नाम तो सुना ही होगा। आज भी आप देखते हो ना कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क हमें दिखता है, वहाँ पर बोर्ड लगा देते हैं PWD, यानी वो सब गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब गवर्नमेंट की आज्ञा पर वहाँ पे कार्य चल रहा होता है तो वहाँ से हम लोग देखते हैं कि वो एक तरह से लीगलाइज वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, जो विभाग किसके, सरकार के नियंत्रण में आता है। तो वो बहुत पहले ही कौन स्टैब्लिश कर चुके थे, डलहौजी, जबकि इसके बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे से सिविल इंजीनियर्स, क्योंकि वो लोग तो ये काम करते ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, During which Viceroy was the non-cooperation movement launched? किस वाइसरॉय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड मिंटो? नॉन कॉपरेशन की बात हो रही है, यानी 1920 जब थे कौन, भारत के वाइसरॉय जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसरॉय, जब महात्मा गांधी जी ने ये इतना बड़ा मूवमेंट घोषित कर दिया था, कब, 1920 में। और हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन चलाया गया था, इसके पीछे महात्मा गांधी जी का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे महात्मा गांधी जी का उद्देश्य एक ही था, हिंदू और मुस्लिम की एकता के साथ हम अंग्रेजों का विरोध कर पाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो अभी अगर हम हाल ही में पीछे जाएं तो एक कानून भी होता है जिसे हम कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो सुधार बाद में 1919 के कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब अगर आपको ये चीज़ याद है तो आपको ये याद होगा कि इस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मतलब यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कौन है, मॉन्टेग्यू है, लेकिन भारत के वाइसरॉय कौन है, चेम्सफोर्ड है। इसका मतलब कंटेम्प्रेरी कौन थे, चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main objective of Lord Dalhousie to establish railway line in India? बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी आप लोगों को लगा कि इस तरह का प्रश्न आ सकता है, लेकिन देखिए इस तरह का प्रश्न जो है आ चुका है, ठीक है। टू एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देना, ठीक है, प्रोत्साहन देना, सॉरी, देश में बाकी सुविधाओं का विकास करना, खानों का बंदरगाहों से जोड़ना, एंड जनहित के कार्य। जनहित के कार्य तो इन लोगों के लिए फेक वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे लिए जनहित नहीं, पहले ये लोग अपना फायदा सोचते थे, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, कनेक्टिंग माइंस टू पोर्ट्स। आप जानते हैं कि दरअसल अंग्रेजों को इंटरेस्ट था कि भारत में बहुत सारी खाने हैं, बहुत सारी माइंस हैं, और अगर हम इन माइंस की बात करते हैं तो इन माइंस में से जो चीज़ें जनरेट होती थी, जिसका ये लोग उपयोग करते थे, इसका बड़ा ही फायदा अंग्रेजों को मिलता था, जिसके कारण ये यहाँ से इन माइंस से निकलने वाली चीज़ों का उपयोग भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, और बहुत ही इनको फ़ायदा मिलता था। उसके लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाए, तो इसीलिए सुविधा के लिए इन्होंने इस तरह की चीज़ यानी रेलवे लाइन का इंट्रोड्यूस किया था। जहाँ पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, बॉम्बे टू थाने, ठीक है, 1853 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी डलहौजीज मोस्ट सीरियस पॉलिटिकल मिस्टेक? निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? पंजाब का अधिग्रहण, निचले बर्मा पर अधिकार, ठीक है, गोद लेने की प्रथा का निषेध, या अवध का अधिग्रहण? पूर्ण रूप से देखा जाए तो गोद लेने का जो प्रथा थी एक्चुअल में उसका निषेध तो नहीं, बट हाँ जो अवध पे इन्होंने क्या किया था, अधिग्रहण किया था, वो इसका कारण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कहीं ना कहीं अवध के लोगों को इन्होंने उकसा दिया था गुस्से के लिए, जिन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था 1857 के अपने विद्रोह में। देखा जाए तो वाजिद अली शाह जो मुख्य रूप से अवध का अंतिम शासक था, तो वाजिद अली शाह अंतिम शासक वैसे था नहीं, पर उसको बनाया इसलिए गया क्योंकि जबरदस्ती उस पर कुशासन का आरोप लगा के यहाँ से हटा दिया जाता है।
और डलहौजी का जो सपना था, जिसके लिए वो कहता था कि ये चेरी उस बूंद की तरह है, जिसकी मतलब ये चेरी उसकी एक बूंद की तरह जो है एक दिन हमारे मुंह में जाएगी। यानी जो उसका सपना था वो तो पूरा हो गया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं उसे खामियाजा भुगतना पड़ा था। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो अवध पे एक गिद्ध की तरह नजर गड़ाया हुआ था डलहौजी, एक समय पर जब उसने वाजिद अली शाह को हटा दिया, इसका खामियाजा 1857 के विद्रोह में हम देखते हैं कि अवध के जो सैनिक थे वो कितनी बुरी तरह से भड़क गए थे, अंग्रेजों के बिल्कुल विरुद्ध हो गए थे। वहाँ की जनता कितनी ज़्यादा पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करती हैं, जहाँ अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो चुका था इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तब रियलाइज होने लगा कि हाँ भाई, कहीं एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन तो नहीं था इनका। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 टू 1863, 1858 टू 1862, ठीक है, 1856 टू 1862, 1854 टू 1861, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका उत्तर होता है 1856 से 1862। अब आप कहोगे कि मैम वैसे गवर्नर जनरल तो ये कुछ ही समय के लिए रहा था, उसके बाद तो ये वाइसरॉय हो गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते थे कि भाई 1856 से अगर 1858 कहीं भी ऑप्शन होता तो पॉसिबिलिटीज थी। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ये मत सोचिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखा जाए तो गवर्नर जनरल के तौर पर, ठीक है, गवर्नर जनरल के तौर पे ये कब से कब तक रूल कर रहा है, 1856 टू 1858, ठीक है, जब तक कानून नहीं आ गया था। लेकिन जब कानून आ गया तो उस कानून के तहत इसकी अवधि एज अ वॉइसरॉय कब से कब तक थी, 1858 से 1862 तक। लेकिन यहाँ कहीं भी 1858 नहीं है। इसका मतलब एग्जामिनर ने फॉर्मली पूछा है कि ये कब से कब तक की अवधि में इस पद पर नियुक्त हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर जो एक मतलब निकल कर आ रहा है इस प्रश्न का, वो इस पद से है कि वो इस पद को ग्रहण किए हुए कब तक रहे थे, तो 1856 से 1862 तक, ठीक है। और हो सकता है ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाए कि एज अ वॉइसरॉय कब रहे थे, तो 2 टुकड़ों में भी आप देख सकते हो, और सिंपल क्वेश्चन जो पूछा है उस वे में भी आप देख सकते हो कि प्रश्न इस तरह से एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है 1857 के दौरान, तो याद रखना है कैनिंग उस समय भारत में क्या था, गवर्नर जनरल था। दरअसल ये घटना 57 में होती है, 1857 में। और अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन देखा कि कैनिंग पर कि उसका अवधि, कार्यकाल की अवधि क्या थी, तो 56 में शुरू हुई, तो 56 में उसकी अवधि शुरू हुई है और उसी के 1 साल के अंदर यहाँ विद्रोह हो जाता है इसके काल में, जिसके बाद इसके पास से गवर्नर जनरल का अधिकार लेने के बाद इसे मात्र एक वॉइसरॉय के रूप में छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब 1858 के कानून के बाद से ये मात्र क्या रह गया था, एज अ वॉइसरॉय, जहाँ पे ब्रिटेन और इधर जो इंडिया है, इन दोनों के बीच में एक तरह से बिचौले का, मीडिएटर का काम कर रहा है वॉइसरॉय, क्योंकि इस कानून के तहत आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है, ठीक है। और तो और इंडिया जो है डायरेक्टली किसके कब्जे में चला गया है, ब्रिटिश क्राउन के कब्जे में। इसका अर्थ यानी हम ये बोल सकते हैं कि अब वॉइसरॉय तो मात्र इसके एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे थे, जो ब्रिटेन की तरफ से नियुक्त किए गए थे। तो वही हम देखते हैं इस कानून के तहत क्या था, मुगल पद समाप्त कर दिया गया था। तो बहुत सारे क्लॉजेज है, तो इसका मतलब 1857, ये सारी दुर्घटना जो है किसके काल में होती, कैनिंग के। बेचारे की किस्मत खराब थी, अच्छा खासा गवर्नर जनरल था, लेकिन ये विद्रोह की हरकत करके गया था डलहौजी, और खामियाजा भुगत रहा था कौन, कैनिंग, ठीक है। तो ये याद रखना 1857 का विद्रोह इनके काल में होता है। अक्सर पूछते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। इस दौरान भारत का मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित किया गया था?
सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, दास्ता का उन्मूलन या कन्या शिशु हत्या। वैसे देखा जाए तो हमारे भारतीय परंपरा में इतने सारे बुरी परंपराएं थी जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इन परंपराओं की आड़ में बहुत ही अत्याचार होते थे, जिनको कई जगहों पर एक एक एक्ट और अमेंडमेंट्स के तहत इन्हें समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अलग अलग समय पर हमने देखने को मिलता है जहां पर एग्जामिनर पूछ रहा है किसके काल का भाई, वो पूछ रहा है लॉर्ड कैनिंग के काल का, कि लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है ये कौन सा वाला समाप्त होता है, जिसमें हमारा उत्तर क्या होता है बेटा, याद रखना, विडो रिमैरेज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून। विधवा पुनर्विवाह कानून की बात करते हैं तो भले कैनिंग के काल में समाप्त होता है, जिसके लिए हमारे बीच हमारे सुधारवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, सभी ने नाम सुना है। दरअसल ये संभव इनके प्रयासों से हुआ था, इन्होंने एफर्ट्स किए थे ये बनाने के लिए, विद्यासागर जी ये कानून बनवाने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो जहां पर इतने सारे सुधारवादी नेता हमारे देश में हुए थे, बहुत सारे हमारे सुधारवादी लीडर्स हुए थे, उन्हीं में से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने सती को समाप्त करने में, उसको खत्म करने में सहयोग दिया था, वैसे ही इन्होंने अब विधवाओं को, क्योंकि सती समाप्त होने के बाद अब स्त्री जीवित है, और वो जीवित है तो जब वो विधवा का रूप लेकर समाज में निकलती हैं तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से क्या व्यवहार होता होगा। ऐसे में एक बहुत आवश्यक होता है कि जहाँ पर उनको फील हो कि इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी, जो एक कहावत है, तो ऐसी पहाड़ जैसी जिंदगी में कोई उनका सहयोगी बन सके, ठीक है, क्योंकि वो सारे जिंदगी अपने अकेले तो ये सफ़र नहीं काट सकती, तो ऐसे में ये कानून बने, क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक लोग अपने इस परेशानी से बाहर नहीं आएंगे। कई बार ऐसा भी होता था, छोटी छोटी बच्चियां तक जो हैं, मतलब छोटी उम्र में जो है विडो हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बाल विवाह था। तो चाइल्ड मैरिज की वजह से बहुत छोटी सी उम्र में अगर कुछ छोटे से मेल बॉय को कुछ हुआ और उधर फीमेल को माना जाता था कि वो सती हो गई, तो उनको सती कर देते थे। ठीक है, अब वो विडो हो गई है तो वो छोटी सी बच्ची अब आगे की ज़िंदगी कैसे जिएगी, तो इसीलिए विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, ठीक है, कब समाप्त होता है? 1856, और किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, Which British Governor General founded the Public Work Department in India? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में लोक कार्य विभाग की स्थापना की? तो देखिए, अभी ये PWD अलग फॉर्म में आया था और अब ये अलग फॉर्म में हम देखते हैं। अच्छा, अभी तो हम उसकी बात कर रहे थे, टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, तो लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑब्वियसली डलहौजी, ठीक है, डलहौजी जो था, दरअसल इसके द्वारा ये जो PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है स्थापित किया जाता है। अब इसके पीछे उद्देश्य भी समझना ज़रूरी है। क्या होता है, हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी, ये जितने भी हम 18+, ये जितने भी हम फैक्ट्स देख रहे हैं ना, 1801, 1802, एक सेकेंड, यानी इस शताब्दी, इस ईयर के बीचों बीच जितने भी ईयर है, अब चाहे बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ 1853, बात कर रही हूँ 1854, बात कर रही हूँ 1856, तो सारे के सारे कौन सी शताब्दी में हो गए? 19th सेंचुरी में हो गए। कन्फ्यूजन दूर, क्योंकि 1800 के बाद 1800 से पहले 18 तो पूरा हो गया ना, 1800 पर ही 18वीं शताब्दी पूरी हो गई। अब जहां पर इसमें एक लग गया, उसके बाद से 19वीं शताब्दी शुरू हो गई। पहली कंफ्यूजन दूर। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारे निर्माण शुरू हो रहे थे, भारत में कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहे थे, और क्योंकि एक पहली रेलवे लाइन तो सक्सेस हो गई थी, अब ऐसी थोड़ी है कि एक अगर डेमो के लिए चलाई गई है तो अलग अलग जगहों पर रेलवे पटरियां लाइन ही नहीं बिछाई जाएगी। ऑब्वियसली भारत के कई हिस्सों में रेलवे पटरियां लाइन बिछाई जा रही थी। अब इतना सारा कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर सरकार यानी गवर्नर जनरल जा के उन कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि फिर वो अपनी सरकार चला पाएंगे? नहीं। यानी निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग से विभाग हो, ताकि वो विभाग वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी देखरेख करे, कैसे हो रहा है।
लेकिन उसकी सारी अपडेशन इनके पास जाती थी। तो आज भी वही होता है, हर कार्य के लिए हर अलग अलग विभाग है। जैसे कृषि विभाग कृषि से संबंधित चीज़ों के लिए है, तो निर्माण कार्य से संबंधित क्या है, पीडब्ल्यूडी है। इसी तरह से इस विभाग को इस ज़रूरत के अनुसार यानी विकास हो, कंस्ट्रक्शन हो और इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक अच्छी खासी देखरेख हो, इसलिए पीडब्ल्यूडी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, डलहौजी। ठीक है, कब की जाती है, 1854 में। नेक्स्ट, the high courts at Calcutta, Madras and Bombay came into existence during the tenure of which viceroy? ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान अस्तित्व में आए? तो यहाँ पर हमारा उत्तर है जॉन लॉरेंस। ठीक है, हम देखते हैं कि जो जॉन लॉरेंस थे, ठीक है, उनके काल में जो है ये एक हाई कोर्ट एक्ट आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक्ट तो पहले आ चुका था। और वहीं अगर हम देखते हैं कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट तो था, लेकिन वहीं अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसी और थी, जिसमें नाम था क्या क्या, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये जो अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर किस तरह से न्याय की जो चीज़ें हैं, जो प्रतिक्रिया है की जाए, क्योंकि अंग्रेज़ जो हमारे राजा महाराजा शासन करके गए थे, उनसे तो अलग ही सिस्टम अपनाना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि जस्टिस सिस्टम जो है इंडियंस के अकॉर्डिंग हो। जस्टिस सिस्टम हम बताएंगे क्या होता है आपका न्याय का जो व्यवस्था है। तो न्याय व्यवस्था के लिए इन लोगों ने वहाँ पर हाई कोर्ट्स की भी इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी। ठीक है, और इस तरह से कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हमें नजर आते हैं हाई कोर्ट्स, जो कि जॉन लॉरेंस के काल में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद, सुरक्षा सेल की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर उत्तर होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, दरअसल हम देखते हैं कि इन्होंने रिंग फेंस की नीति अपनाई थी। अब आप कहोगे रिंग फेंस क्या होता है? ठीक है, या सिक्योरिटी सेल हम देखते हैं क्या होता है। ये ब्रिटिशर्स है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने माना कि भारत में शुरुआत में एक छोटा सा ही अपना जो स्थान है, मतलब अपना क्षेत्र बना लिया, छोटा सा क्षेत्र बना लिया। अब इसको वो चाहे विकसित कर रहे, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक साम्राज्य की सीमा तो उनकी तय होगी ना, कि यहाँ उत्तर की और मेरा साम्राज्य यहाँ तक है, और पश्चिम में यहाँ तक है, पूर्व में यहाँ तक है, दक्षिण में यहाँ तक है। हर चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं तो उनके साम्राज्य की सीमा होगी, और उस सीमा के बाहर दूसरे लोगों की सीमा होगी, दूसरे लोगों की राज्य होंगे, उनके जो है शासन होंगे, उनके जो है नियति और कानून चलते होंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि उनसे आपको कोई खतरा ना हो, यानी आपकी सरहद के बाहर जो लोग रहते हैं उनसे आपको खतरा ना हो, तो इसीलिए इसकी देखरेख के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें। और इसी कारण इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ, इनकी दिशा के चारों तरफ बाहर जो भी टेरिटरीज थी, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा पीसफुल, कहते हैं ना, पीसफुल रिलेशंस मेंटेन और डिप्लोमेसी मेंटेन करने की पूर्ण रूप से कोशिश की, ताकि अभी हम लोग जो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को, उससे आगे खतरा ना हो, यानी अगल बगल। क्योंकि देखिए एक चीज़ बताऊं मैं, अगर हम पूरे भारत को देख के चले तो इस समय तक, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का काल आपको याद होगा, तो मैंने बताया था। ठीक है, बाकी क्या होता है ना, कई बार हम लोगों को जो है याद नहीं रहता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत है, मैं इसको ठीक लिखती हूँ। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, यानी 18वीं शताब्दी के अंत चल रहा है। 18वीं शताब्दी का अगर अंत चल रहा है, इसका मतलब अंग्रेजों की अभी जड़ें इतनी मजबूत भारत में नहीं हुई हैं। तो बहुत आवश्यक है कि जितना भी जमा है भारत में हम लोगों का साम्राज्य, उतना सुरक्षित रहे, उन्हें कोई खतरा ना हो। इसीलिए डिप्लोमेसी के तहत जो हम देखते हैं सुरक्षा सेल, यानी ये जो सिक्योरिटी सेल बना के लोग रह रहे थे, कि ताकि अपने चारों तरफ हम लोग सुरक्षित करके माहौल को बनाए रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। At the time of establishment of Asiatic Society in Calcutta, who was the Governor General of Bengal? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बेंटिक? तो यहाँ पर जो है उत्तर क्या होता है हमारा, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जिसके काल में हम देखते हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के साथ साथ हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि पहला समाचार पत्र भी किसके काल में आता है, वॉरेन हेस्टिंग, जो कि स्टार्ट ऑन करते हैं, जिसने शुरू किया था उसका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी, यानी जे.ए. हिक्की। और हिक्की ने जो न्यूज़पेपर चलाया था, जिसे भारत का पहला जो है मतलब समाचार पत्र माना जाता है, पहला न्यूज़पेपर माना जाता है, वो क्या है, द बंगाल गैजेट, ठीक है। तो वहीं अगर हम देखते हैं इवन 1784 में बनाते हैं विलियम जोन्स। किसने स्थापित किया था एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स, ठीक है। और क्या था, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यानी यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो भारतीय जो भी ऐतिहासिक रूप हैं, जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, लिटरेचर है, उन सब पे कार्य किए जाते थे, जिन्हें ट्रांसलेशन भी किया जाता था जिनका, और जानने की कोशिश की जाती थी भारत का इतिहास। ना केवल ये उसी पर्पज से था, बल्कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन भी था जहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स युद्ध, यानी जो अंग्रेज भारत में आ रहे हैं, जो उनके युद्ध होंगे, ठीक है, वो आगे इनके मतलब अंग्रेजों के प्रशासन से जुड़ेंगे। तो प्रशासन में आने वाले युद्ध कम से कम भारत की जानकारी प्राप्त करके हैं, ताकि हमें फायदा मिले यहाँ पे शासन करने में। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग किसी पर शासन करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि उनके राज को जानना, कि उनका राज क्या है। तो एग्जैक्टली ये लोग क्या कर रहे थे कि भारतीयों को जानने का प्रयास कर रहे थे, ताकि ये अपने भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य के उद्देश्य से अब इस समय सोच रहे हैं, वो युगों युगों तक बना रहे। तो भारतीयों की सोच को पढ़ना चाहते थे, ठीक है। इवन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो सोच को देखकर तो याद कीजिए कि भारत में जो कॉर्नवालिस ने चलाया था परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त में कहीं ना ये चीज़ अच्छे से समझी नहीं थी। कॉर्नवालिस उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाया था, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, एग्जैक्टली उन लोगों को समझ नहीं पाया था, इसे कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट इतना काम नहीं कर पाया। लेकिन थॉमस जो मुनरो थे, थॉमस मुनरो ने ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं कि उन्होंने रैयतवादी व्यवस्था चलाई थी, जहाँ पर वो जानते थे कि भारत में जो माई बाप कॉन्सेप्ट चल रहा है ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि इसके साथ से ही हम लोग भारत में काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हर नीतियों को बनाने से पहले वहाँ के लोगों के बीच में अगर उसको लागू करना है तो उन लोगों को अंडरस्टैंड करना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किसने किया, अबॉलिश। कभी है ना एग्जाम में क्या होता है, कोई क्वेश्चन के देखकर हमें इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि एक्साइटमेंट के चक्कर में हम कई बार जो है उत्तर गलत लगा देते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी। डुअल गवर्नमेंट पे मत जाना, सिर्फ यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट नहीं लिखा, उसके साथ एक और वर्ड लिखा है, उसे अबॉलिश किसने किया। क्योंकि जब यहाँ पर वर्ड हो जाएगा एस्टैब्लिश्ड, अगर यहाँ पे वर्ड होता है एस्टैब्लिश तो उत्तर होता है रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अगर अबॉलिश लिखा है तो उत्तर क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग के काल में हम देखते हैं कि ये बंगाल में जो था क्या चल रहा था, एक सेकेंड, बंगाल में क्या चल रहा था, डुअल गवर्नमेंट, जहां पर हम देख रहे थे कि एक तरफ कौन है, एक तरफ गवर्नर है, दूसरी तरफ कौन है, नवाब है, ठीक है। गवर्नर कौन था इस समय, रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसके काल में तो ये था, क्या नाम है, डुअल गवर्नमेंट, इसीलिए कौन है, गवर्नर है। लेकिन अगर हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के काल में, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में देखते हैं तो दरअसल वॉरेन हेस्टिंग के काल में क्या आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, इसके तहत ये क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। अगर अब ये गवर्नर जनरल बन गया है, इसका मतलब अब नवाब हमेशा के लिए पद समाप्त हो गया और ये एक पद कर दिया गया और इस पद की पावर बढ़ा दी गई।
ये जो पद है, ये जो पोस्ट है, इनको क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, सिंगल कर दिया गया, यानी अब दोहरी नहीं, बस एक ही जना संभालेगा, लेकिन शक्ति उसकी दोहरी बराबर है क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। तो इसका मतलब जो है, अब हम देखते हैं कि ये डुअल गवर्नमेंट क्या हो जाएगा इसके काल में समाप्त, क्योंकि अब ये मेन यही लीडर है, अब कोई और नवाब ववाब नहीं है। तो नवाब ही नहीं है, दो लोग ही नहीं, तो दोहरी सरकार भी नहीं है, दोहरी शक्ति भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1845 टू 1955 में लोक निर्माण विभाग का गठन किया गया था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 टू 1955 बाय डलहौजी, कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऑब्वियसली अगेन एंड अगेन हम देखते हैं, तो अभी इसका दूसरा फॉर्म में पूछा गया, जो अगेन हमारा उत्तर क्या है, डलहौजी। ठीक है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल टू कॉन्क्वर मुस्लिम्स एंड मेक देम अगेंस्ट कांग्रेस? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के खिलाफ करने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली का उपयोग किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। और यहाँ पर उत्तर होता है हमारा क्या, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जो था, जिसने 1909 में हम जानते हैं क्या था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिसके तहत दिए जाते हैं मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी अलग से इलेक्शंस करने की मांग उनको दे दी गई। ठीक है, सबसे पहले किस संप्रदाय को मिले थे भारत में, मुस्लिम संप्रदाय को दिए गए थे। ठीक है, एक्चुअल में अंग्रेजों का मोटिव क्या था, डिवाइड एंड रूल, कि भारत में यहाँ पर जो धर्म है, यानी जो हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इनको मैं क्या करूँ, डिवाइड करो, और तभी तो ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, और जब एक दूसरे से ये लोग लड़ेंगे तो क्या होगा, किसको फायदा होगा, तीसरी पार्टी, जो कि कौन है, अंग्रेज है। इसीलिए तो अंग्रेजों ने ये पॉलिसी अपनाई थी, और कहीं ना कहीं मिंटो का ये डिसीजन जो था ना, आगे जाके भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच में एक सरहद का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार कौन था, मिंटो था, जिसे हम देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स इसने ही दिया था। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर उत्तर है कर्जन। हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के काल में दरअसल इसको ना आर्कियोलॉजी का बहुत शौक था, जहाँ पे इसने एक प्रिजर्वेशन एक्ट बनाया था, आर्कियोलॉजिकल प्रिजर्वेशन एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसके तहत ये चाहता था कि भाई जितनी भी मॉन्यूमेंट्स, इंडियन मॉन्यूमेंट्स है, जो इन भारतीय धरोहर है, स्ट्रक्चर्स है हमारे हिस्टोरिकल, ठीक है, तो उनको संरक्षित करके रखा जाए। ठीक है, और इसीलिए जो है उनके प्रिजर्वेशन के लिए जहाँ से उनकी तरफ से फंडिंग भी की जाए, ताकि अगर कहीं टूट फूट गया तो उसको रिपेयर करा जाए, उसको फिक्स कर दिया जाए, ताकि ये धरोहर बनी रहे। तो इसका जो दरअसल दिलचस्पी था कर्जन को, आर्कियोलॉजी में इसको बहुत दिलचस्पी थी, तो उस दिलचस्पी को इसने इस अंदाज में बदल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैन्ड इन विच ईयर? बंगाल से दासों के निर्यात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? 1789, 1858, 1764 या 1868? तो उत्तर है 1789। ठीक है, अब हम अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करते हैं, तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में देखा जाए तो अंग्रेजों ने ये अबॉलिशन, स्लेवरी अबॉलिशन किया था, यानी स्लेवरी सिस्टम को, दास्ता प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया था। जहाँ पे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अबॉलिशन ऑफ ये इंडियन स्लेवरी जो हमें नज़र आ रही है वो 1843 में हमें नज़र आती हैं। ठीक है, जहाँ पर एलन बोरो का हम लोगों को बहुत योगदान देखने को मिलता है कि उसमें इम्प्लीमेंटेड हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर देखते हैं कि कहा जाता है, इधर अगर बात करते हैं बंगाल में, दरअसल जितने भी ये बर्मीज थे, जितने भी ये पोर्चुगीज डचेस थे उस टाइम, जो लोग थे थोड़े बहुत हम देखते हैं, तो शुरुआती दौर में ये लोग क्या करते थे कि बंगाल के लिए स्लेव्स को क्या करते थे, लेकर आते थे, ताकि इनको ये यहाँ पर बेच सके, क्योंकि
की बहुत डिमांड रहती थी, ठीक है। जो कहीं ना कहीं बाद में ये सिस्टम ना कलकत्ता में बना रहा, इसका जो एक तरह से चेन होती है वो चेन ना कभी टूटी नहीं, वो कड़ी वो टूटी नहीं, बनी रही। तो इसीलिए पूर्ण रूप से देखते हैं कि इसको जब खत्म कर दिया जाता है 1789 पर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो अगेन जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें आर्कियोलॉजिकल लिखा था, यहाँ क्या लिखा है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। तो बोथ आर द सेम थिंग एंड द आंसर भी, मतलब दोनों ही प्रश्न जो है समान है, उसमें शब्दों की हेरा फेरी की है, यही मुझे आपको बताना था। और अगेन उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, ठीक है। जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो नियुक्त किया गया था, ऑप्शंस क्या है? 1877, 1876, 1858, 1885। तो अगर बात करते हैं उत्तर होता है हमारा 1877। एक्चुअल में होता क्या है कि देखा जाए तो महारानी विक्टोरिया 1857 के विद्रोह के बाद ही 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ चुका था किसका? एक सेकेंड, भारत का रूल। देखा जाए तो ऑलरेडी 1858 में भारत का रूल जो था वो ब्रिटेन के हाथों में आ चुका था। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो देखने को समझने को मिलता है वो ये कि ये जो काल था ये लिटन का काल था, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ऐसे में जहाँ तक समझा जाता है कि ऑफिशियली जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था बेंजामिन डिज़रायली, तो उसने दरअसल एक टाइटल के रूप में एम्प्रेस वर्ड यूज़ किया था, एज अ टाइटल यूज़ किया था वर्ड एम्प्रेस। और इसीलिए ये जो टाइटल के तौर पर हम देखते हैं ये हमें कब नजर आता है? 1877। इसलिए दोनों प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है? फर्क है। क्या पहले तो नॉर्मल अगर ये पूछा जाता कि विक्टोरिया के द्वारा यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब भारत का जो है साम्राज्य आया, तो उत्तर 1858 होता। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है द एम्प्रेस, यानी एम्प्रेस एक टाइटल वर्ड हो गया है, ठीक है। और जहाँ पर ये जो टेक्निकल टर्म्स हो जाती हैं वहाँ पर जो है उत्तर को बहुत ध्यान से देखना होता है। तो बेंजामिन डिज़रायली द्वारा ये जो टाइटल दिया जाता है उसके अनुसार ये एम्प्रेस ऑफ इंडिया होती हैं 1877, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी। Which one of the following Viceroy of India was murdered by a convict in Andaman and Nicobar Island while was on tour? भारत के निम्नलिखित में से किस वायसरॉय की अंडमान और निकोबार द्वीप में एक अपराधी द्वारा उस समय हत्या कर दी गई जब वह दौरे पर था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। और उत्तर होता है यहाँ पर लॉर्ड मेयो। दरअसल होता ये है कि अंडमान निकोबार जिसे हम कहते हैं काले पानी की सजा, उस समय जो अंग्रेजों ने एक खतरनाक सी जेल बना रखी थी अंडमान और निकोबार में, उसे काले पानी की सजा दी जाती थी, कहा जाता था, क्योंकि कहते थे कि वो उसकी दीवारें जो थी जेल की इतनी ऊंची थी कि उसको कोई मतलब लांघकर भी अगर चला गया तो दूर दूर तक 1000 किलोमीटर तक, वहां पर आज की तरह कोई पिकनिक स्पॉट या वैसे कुछ चीजें नहीं थी, वो एक तरह से जो है आइलैंड जो है हम देखते हैं, तो वहां पर क्या है, दरअसल वहां पर कोई भी कुछ भी नजर नहीं आता, तो वो जाएगा भी कहाँ भागकर। इसीलिए दूर दूर तक जो पानी, गहरा पानी होता था वो काला नजर आता था, इसलिए इसको काले पानी की सजा बोलते थे। तो कहा जाता है कि अंडमान निकोबार जो हम देखते हैं कि वहां पर उस समय लॉर्ड मेयो जब गए हुए थे तो अली अफरीदी द्वारा जो है इन्हें मार दिया जाता है, जहां से कई बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following is associated with the policy of masterly inactivity? निम्नलिखित में से कौन निपुण निष्क्रियता की नीति से संबंधित है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। उत्तर होता है जॉन लॉरेंस। दरअसल ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं देखा होगा, आई एम डैम श्योर, लेकिन देख लो भाई, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ कहा जा रहा है क्या, मास्टरली इनएक्टिविटी। क्योंकि जानते हैं ये जॉन लॉरेंस जो थे, उन्होंने सही मायनों में जॉन लॉरेंस ने क्या किया था, अफगानिस्तान के प्रति
नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपना ली थी। और इसीलिए नॉन इंटरफेरेंस की वजह से इनका मतलब था कि अफगानिस्तान के लिए हमें नॉन इंटरफेयर रहना है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा था, निपुण निष्क्रिय, ठीक है, जिसके कारण जो है ये माने जाते हैं और इस तरह से कहलाते हैं ये मास्टरली इनएक्टिविटी इंग्लिश में। Which among the following viceroys period the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur were began to confer to Indians? निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाने लगी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर उत्तर होता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे दरअसल इनके काल में जो है इस तरह के टाइटल दिए जाने लगे थे, जहां पर हम देखते हैं कि इनके काल में ही जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आता है, जहां पर इनके काल में ही पहला दिल्ली दरबार भी आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वर स्ट्रेंथेंड टू 1882 बाय हुम? भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 1882 में किसके द्वारा मजबूत किया गया था? जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पर उत्तर होता है हम लोगों का लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत ही फेमस थे, जहाँ से इनसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पहली बार। कहते हैं कि दरअसल स्थानीय स्तर पर जो एक सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर इनका इनिशिएटिव लिया गया था, ये इनके द्वारा एक बहुत ही कुंदा मतलब एक बहुत ही खूब तरीके से जो है प्रशासनिक तौर पर माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, When the post of Mughal emperor came to an end, ठीक है, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले आप देखना चाहें तो बेटा आप इसको कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक। अब हम एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको उत्तर मालूम है, कोई बात नहीं, चलता है। मुगल सम्राट का पद कब समाप्त हो गया? 1857 के विद्रोह के बाद, जब गवर्नर जनरल बना, जब मुगल सम्राट ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर उत्तर है 1857 के विद्रोह के बाद। क्यों? क्योंकि देखते हैं हम लोग, अगर बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल बना, तो ये बात तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में भी हो गया था, लेकिन मुगल पद तो तब भी समाप्त नहीं हुआ था। एक्चुअल में अंग्रेजों को मुगलों से प्रॉब्लम तब हुई जब मुगल का किरदार 1857 जैसे विद्रोह में नजर आया। उनको लगता था कि मुगल इतने कमजोर है जो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, और जब हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं तो फिर हम लोग इनसे डर के क्यों चले, बैठे रहने दो, क्योंकि मुगल कमजोर है, हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, लेकिन अगर हमने इनको छेड़ दिया तो ये बहुत कुछ बिगाड़ देंगे। क्योंकि आज भी इन लोगों को मतलब जो इनकी जनता है भारत की, वो कहीं ना कहीं मुगल सम्राट में विश्वास रखती है, और ये चीजें भरपूर रूप से पूर्ण रूप से 1857 के विद्रोह में नजर आ चुकी। इसीलिए शांति का माहौल था, तो वो लोग भी अपना समय निकाल रहे थे कि कोई नहीं, से हटा देंगे, कौन सी जल्दी है, ये कौन सा हमारा कुछ कर लेगा। लेकिन जब 1857 में इसकी भूमिका देखी तो इसे पद को ही समाप्त कर दिया जाता है, जहां पर इसे भेज दिया जाता है रंगून, और वहीं पर जो है इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। तो मुगल सम्राट ने सहायक संधि तो स्वीकार करी ही नहीं थी, मतलब ऐसा कोई माजरा आया ही नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अभी हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, तो जब तक ऑप्शन है तो होप है कि हमारा उत्तर ये है, ठीक है। और इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द साइमन कमीशन केम टू इंडिया? जब साइमन कमीशन भारत आया तब भारत का वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग। उत्तर होता है लॉर्ड इरविन। हम देखते हैं कि साइमन कमीशन जो है 1928 में आता है, ठीक है। 1928 में ये जो साइमन कमीशन आया था, ठीक है, जिसके लिए नारे लगाए थे, और याद भी होगा लाला लाजपत राय ने, गो बैक साइमन गो बैक। तो उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इरविन के काल में ये होता है, जहाँ पर इरविन के काल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1931 में। इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम देखते हैं कि हम लोगों का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, या नमक सत्याग्रह भी जिसे कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इरविन के काल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। और क्या बात भाई, इसी के साथ आज की क्लास तो होती है पूरी। तो भाई कैसी रही थी मेरे साथ ये क्लास का आज का सेशन, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वापसी होगी इसी सेम प्लेटफॉर्म पर राइज स्मार्ट में मेरे साथ। मैं सोनम गोयल, टाटा, अलविदा।